नहीं सर, यूपी में परेशान किए हैं। दूसरा पीला वाले बिहार में परेशान। नहीं, यूपी में पीला वाला कौन पर? सबका खाना नोच के बटन दबाना सोच के, क्योंकि हाथी अपनी साथी है, इसके बाद सब लोग विश्वासघाती है। हम बीजेपी के नहीं कि हमको कह देंगे कि हमको राम मंदिर बनवाना, हम ही को वोट करें, तो वो प्रभावशाली हम। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बोल्ड भारत खबर और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्पित प्रचारक और बहुत ही अच्छे मिशन के गायक कलाकार परम श्रद्धेय सपना बौद्ध जी और विशाल गाजीपुरी जी। तो आइए कुछ बात करते हैं इनसे। स्वागत है आप सभी का बोल्ड भारत खबर में। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद बोल्ड भारत को देखने वाले सभी साथियों को, और आपको भी धन्यवाद, और आप सबको नवोदय जय भीम। मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार अगर हम आपके काम को देखें, जो आपने बहुजन समाज पार्टी के लिए कदम जो उठाया है, कुछ महीने पहले एक कार्यक्रम आपका चल रहा था, संगीतमय बहुजन जोड़ो करके कार्यक्रम आप चला रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, ये पिछले एक साल में मैंने 5 कार्यक्रम कराया, संगीतमय बहुजन समाज जोड़ो महासम्मेलन जी। और ये नया नहीं है सर, इससे पहले भी मैं 17 में, 18 में, 19 में झारखंड में भी इस तरह से काम किया। छोटा सा साउंड लेकर के पार्टी के लिए मैं काम किया, और बहन जी का फ़ोटो लगा करके पीछे, और गांव गांव घर घर जा कर के मैं वहाँ पे काम किया। और उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग किया कि मानव साहब कांसीराम जी हमारे बहुजन समाज के लोगों को एक किए और सरकार तक ले गए, सरकार तक बनाए। और उनके जाने के बाद मेरा समाज काफ़ी चालाक होने की वजह से बिखर चुका, और वो हवा आ गई महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में बाबा साहब को बहुत मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो अब तक सरकार नहीं बना पाए। क्यों? कारण क्या है कि लोग जागरूक तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अलग अलग बिखरे हुए हैं, और अलग अलग जगह से जब बल लगाएंगे तो फिर कहाँ शासक बन पाएगा समाज हमारा। तो वो हवा जो महाराष्ट्र की थी मेरे यूपी में आ गई। पहले समाज के लोग जागरूक तो थे, हुए, फिर शासक बने, और जब ज़्यादा जागरूक हो गए तो समाज मेरा बिखर गया। और जब समाज बिखरा तो हम लोग सत्ता से बहुत दूर होते चले गए। विशाल गाजीपुर सपना बहुत एक प्लानिंग किए कि कोई बात नहीं, मानव साहब कांसीराम जी साइकिल से चल करके, टूटी साइकिल लेकर के, टूटी चप्पल पहन करके समाज में काम कर सकते हैं, एक मुर्दा कोट पहन कर समाज में काम कर सकते हैं, क्लास 1 की नौकरी छोड़ करके जो समाज में काम कर सकते हैं, जो आपका संकल्प था उस संकल्प से आपने मजबूती के साथ काम कर सकते हैं। तो हमारे पास तो गाड़ी है, हमारे पास तो साउंड है, हमारे पास तो फ़ोन है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम लोगों ने ये निकाला, प्रथम संगीतमय बहुजन समाज जोड़ो महासम्मेलन कराया अपने गांव में। दूसरा कार्यक्रम कराया आपके गाजीपुर आबादान बैरान में। तीसरा कार्यक्रम कराया आपके जौनपुर में। चौथा कार्यक्रम कराया बनारस में। और 5वां कार्यक्रम कराया, पंचम संगीतमय बहुजन समाज जोड़ो महासम्मेलन कराया आपके गाजीपुर जखनिया में। 6वां कराने जा रहा था तक आपका आ गया, कुल गर्मी आ गया, शादी ब्याह आ गया, उसके बाद फिर चुनाव आ गया बिहार का। उसके लिए हम लोग इस समय लगे हुए हैं सर। इसी बीच में यात्रा मैंने भी देखा था, आप लोग एक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर एक यात्रा आपके द्वारा निकाली गई थी, जो कि मैं जानना चाहूँगा उस यात्रा के बारे में आपके मुख से ही कि क्या थी वो यात्रा और कितने दिन चली थी, जरा आप बताएं। सपना बहुत जी से थोड़ा सा जिक्र कर लीजिए। जी, ये यात्रा निकालने का एक ही मकसद था कि हम तो डायरेक्ट पहुंच सकते थे। कितना टाइम लगता है, 4 घंटे का रास्ता, 5 घंटे का है गाजीपुर से लखनऊ का। लेकिन एक मैसेज हमें भेजना था, जैसे कि सावन में लोग देखते हैं कि लोग गाड़ी से भी जा सकते हैं भोलेनाथ, तो कहाँ जहाँ भी जाते होंगे, लेकिन वो पैदल यात्रा क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो मैसेज फैलाते हैं अपने भगवान के प्रति, अपने गॉड के प्रति वो मैसेज फैलाते हैं कि नहीं, आपको भी चलना चाहिए पैदल यात्रा। तो उसी तरह हम लोगों ने सोचा कि अगर हम गाड़ी से जाएंगे तो जल्दी से पहुंच जाएंगे, लेकिन लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। तो हम लोग अपने आपस में ही प्लान किए कि नहीं, हमें पैदल यात्रा निकालना चाहिए। हम भी गाड़ी पे चढ़े, कुछ जहाँ भाई नहीं गाँव है वहाँ क्या करेंगे पैदल चल के, जहाँ गाँव नहीं मिलता था वहाँ हम पैदल चल रहे थे, जहाँ गांव नहीं मिलता था वहाँ गाड़ी से चलते थे, और जहाँ अपने समाज के लोग और हमारे हर समाज के लोग जहाँ मिलते थे हम वहाँ पैदल यात्रा निकालते थे। तो ऐसे करके हम लोग अपने बैरान, जहाँ से हम प्रोग्राम किए थे, वहाँ से हम लोग लखनऊ चलो यात्रा हम लोग निकाले थे 9 अक्टूबर के लिए। और डेट क्या था वो?
सितंबर। हाँ, 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हम लोग रेगुलर चलते रहे और आपके गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी, उसके बाद लखनऊ। ऐसे तो बहुत सारे बहुजन समाज में मिशन गाय के नाम पे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा नज़र आते हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से आप हमें ग्राउंड पे दिख रहे हैं, लोगों को ग्राउंड पे दिख रहे हैं, क्या मोटिवेशन है आपके अंदर, क्या सोच रहे हैं आप लोग कि ग्राउंड पे काम किया जाए? सोशल मीडिया पे तो हैं ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपकी भूमिका ग्राउंड पे क्यों दिखती है? देखिए सर, जहाँ तक सवाल है, कुछ आप बोलना चाह रहे थे मैडम? ग्राउंड पे काम करने का हमारा एक और मकसद है कि देखिए, बहुत सारे इस भारत देश में बहुत सारे कलाकार हैं जिनको बड़ा बड़ा फैसिलिटी चाहिए, बड़ा मंच चाहिए, आगे बैठने के लिए जगह चाहिए और समय से उनको गाने के लिए चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या कि अगर हम भी ऐसे करने लगेंगे तो फिर उनके में हमारे में उनके में अंतर कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो दूसरा चीज़ है सर कि ये मेरा बहुजन समाज विशाल गाजीपुर सपना बोध को एक गाना गाने के नाम से ही जानते हैं लोग, और आज भारत नहीं बल्कि पूरे विदेशों में लोग जानते हैं। तो एक गाना गाने की वजह से तो जो समाज मुझे इतने बड़े सम्मान दिया है, इतने बड़े पैमाने पर आज ऑल वर्ल्ड के लोग जानते हैं, तो मैंने प्लानिंग किया कि ठीक है, एक तो नाम तो हो चुका है और मेरा चैनल भी है जो 2.5 लाख सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे फॉलोअर्स भी हैं, और उससे ज़्यादा फॉलोअर्स तो मैंने अपने वेब कंपनी को दिया, जैसे मैं बाद में बनाया अपना यूट्यूब चैनल, तो उस पर तो कम हो पाया सब्सक्राइबर, लेकिन जितना सब्सक्राइबर अधिक होना चाहिए चला गया वेब कंपनी को। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास चैनल भी है, उस चैनल पे हम खूब गाना गा करके छोड़ेंगे, खूब पैसा कमा सकते हैं। और आप फेसबुक पे भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्लानिंग किया कि देखिए, स्टेज तोड़ करके पैसा कमाना और यूट्यूब से पैसा कमाना बहादुरी नहीं है। हमको इसके साथ साथ ग्राउंड में जा कर के जिस समाज को गुमराह किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, उस समाज को जो मेरे पास कला है, जो मेरे पास गला है, इसके माध्यम से समाज को जगा करके, और बाबा साहब का जो सपना था पूरे भारत को बौद्धमय करना और समता मूलक जाति विहीन समाज का निर्माण करना और इस देश का शासक बनना, इसलिए हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, गांव जा करके कि समाज हमारा जगे, समाज शासक बने, समाज अपने धर्म को पहचाने, तब जाकर के इस देश में कल्याण होगा। और माननीय साहब जी का जो सपना था कि हमको इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का, वो कहते हैं कि हमको ना बिकने वाला समाज बनाना है, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। बाबा साहब बोले कि हमको शिक्षित बनना है, हम राइट टू एजुकेशन के बारे में बताते हैं वहाँ पर गाँव में जाकर करके। उसके बाद बाबा साहब कहते हैं कि हमको शासक बनना है, तो शासक बनने के लिए हमको समाज को तैयार करना है पहले, और शासक बनने के लिए हमको लंबे दूर तक शासक बनना है। अगर हमको लंबे दूर तक शासक बनना है तो सबसे पहले हमको संघर्ष करना पड़ेगा, सामाजिक रूप से समाज को तैयार करना पड़ेगा, और जब समाज तैयार होगा तब जाके हम शासक बन सकते हैं। अगर हम क्षण भर में अगर सोचे कि वह तुरंत समाज जगह शासक बन जाए तो वो टिकाऊ नहीं रहेगा। जैसे मैं सपा बसपा में आप देख सकते हैं जो हमारा पार्टी है, मैंने सब तैयार किए, और लोग को तैयार करने के बाद जब तैयार हो गए तो तुरंत जीत गए। जीतने के बाद फल लग गया, डाली लटक गई, कमज़ोर था, पौधा टूट गया, बिखर गया, दिक्कत हो गया। अगर वही सामाजिक आंदोलन अगर लगातार चला होता तो हम लोग सत्ता से दूर नहीं जाते। इसलिए विशाल का ये सपना बहुत का प्लानिंग है कि हम लोग गांव घर जाकर के समाज को तैयार करें, और ये ऐसी तैयारी करें कि लंबे दूर तक शासक बन पाए, हम लोग सफ़र कर रहे हैं। यानी आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो कुछ इस तरह है कि गाने से कहीं ज़्यादा प्रभावशील है लोगों के बीच जाना, वो ज़्यादा प्रभावित करेगा लोगों को। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया के द्वारा कुछ आप लोगों के कार्यक्रम के फोटो और वीडियो देखे जो बिहार चुनाव से संबंधित थे। आप वहाँ बिहार में हमें नजर आए, आप बताएंगे बिहार में क्या चल रहा था और आप लोग वहाँ कैसे पहुँचे थे? देखिए, बिहार में तो मुझे बहुत बार मैं जाता रहता हूँ प्रोग्राम। अभी माननीय आकाश आनंद साहब जी का जो यात्रा चल रहा था तो उस यात्रा में भी हम कई यात्रा में गए। उससे पहले मुझे 10 तारीख को फ़ोन आया था जब प्रथम बार उनका यात्रा स्टार्ट था आकाश आनंद सर का। उस वक्त हम लोग आपके मुजफ्फरपुर में थे, मुजफ्फरनगर में थे, कार्यक्रम करने चले गए थे। खैर जैसे हम लोग आए तुरंत पार्टी तरफ से फ़ोन आया, हम लोग बिहार में कार्यक्रम किया आकाश आनंद सर का। उसके बाद हम लोग फिर आए गाजीपुर में आने के बाद यात्रा से निकाले बहन जी 9 तारीख वाला। उसके बाद फिर फ़ोन आया बिहार से, भभुआ से फ़ोन आया। भभुआ में मुझे कार्यक्रम करना का नामांकन का कार्यक्रम था। उसी भी दीवाना भैया का फ़ोन आता है कि भैया आपको आना है, तो उनका कार्यक्रम करके हम लोग
लल्लू सिंह पटेल जी का भभुआ वाला, तुरंत हम लोग आ गए मोहनिया में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी कार्यक्रम किया गया, बहुत अच्छा माहौल रहा। दोनों हमारे कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं, वहाँ पे और सारे कैंडिडेट हैं वो भी मजबूत हैं। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। हम लोगों ने प्लानिंग किया कि चलिए नामांकन तो हो गया भैया का, हम लोग घर पे आ गए, क्योंकि मेरा कार्यक्रम था 19 तारीख को पहाड़ीपुर में, गाजीपुर में, उसको किया और आज मैं रेस्ट पे हूँ। कल परसों हम लोग फिर निकल रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तरा बांधेंगे, गाड़ी में सब कुछ सिस्टम रखेंगे और फिर हम निकलेंगे बिहार के लिए। एक सवाल और है बिहार हमारा जाएंगे, आपसे, एक बिहार जाएंगे हम तो दीवाना भैया के लिए काम करने जाएंगे। एक सवाल और है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि बिहार के चुनावी रण में बहन जी ने आकाश आनंद को खुली छूट दे रखी है और वो सर्वजन जागरूक यात्रा पे हैं और बिहार के लगभग सारे जिलों में गए वो। तो आप लोगों को क्या लगता है, चूंकि आप लोग साथ साथ उसमें आप लोग सहयोगी रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, जी। क्या लगता है आपको कुछ ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी में प्रभावित लोगों बिहार के लोगों को प्रभावित कर पाएगी या कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा बसपा के शुभचिंतकों के लिए, बसपा के लिए भी? देखिए, जहाँ तक प्रभावित करना नहीं है, यहाँ हक की लड़ाई लड़ती है बसपा। हम बीजेपी के नहीं कि हमको कह देंगे कि हमको राम मंदिर बनवाना है, हम ही को वोट करें, तो वो प्रभावशाली हम लोग नहीं प्रभाव डालते हैं और ना लुभावना देते हैं कि नहीं आप कर दीजिए हम राम मंदिर बनवा देंगे। हमारा भाई मुद्दा सिर्फ रोजगार पे रहता, शिक्षा पे रहता, अधिकार पे रहता। हमारी पार्टी का ये नियम है, ये उसूल है। मंदिर और मस्जिद के लिए हमारी पार्टी नहीं लुभाती है। और रही बिहार की बात, तो बिहार में लोग अब इस बार बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और एकदम बिल्कुल बहन जी आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संकोच नहीं है। अच्छा, एक सवाल और हमारा है आप लोगों से। बिहार में इस बार एक नई पार्टी चुनाव लड़ रही है जिसका नाम है जनसुराज। अच्छा अच्छा। और ये जनसुराज के लोग बिहार के लोगों से कह रहे हैं कि हम एक पीला कार्ड है जनसुराज का, उसको बनवा लीजिए आप लोग, और उस कार्ड को अगर आप जब बनवा लेंगे तो जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको उसके आधार पे लाभ दिया जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भैया देखिए, हमारे समाज को एक तो पीला वाले सर यूपी में परेशान किए हैं, दूसरा पीला वाले बिहार में परेशान नहीं, यूपी में पीला वाला कौन परेशान किया है भाई? है एक गमछे वाले, पीला गमछे वाले हैं। तो ये हमारे लोग जहाँ जहाँ मजबूती से लड़ते हैं ना, ये पीला गमछा वाले पहुँच जाते हैं। और मैं पहुँचाया जाता है। मैं किसी जाति विशेष की नहीं बात कर रही हूँ, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रही हूँ। जो एक व्यक्ति जो है गमछा बनाता है पहले पीला कलर का और फिर हमारे समाज को वो उड़ा देता है और उसे गुमराह करके कहता है कि तुम जाओ लड़ो। और वही पीला गमछा यूपी में था, अब बिहार में कोई दूसरा पकड़ लिया वही पीला गमछा। लेकिन कार्ड के बारे में क्या कहना है आपका? जो कह रहे हैं कि कार्ड बनवा लीजिए तो हम हर घर को आएगा सरकार तो आपको हम लाभ देंगे, क्या मतलब है इसका? बात यहाँ से है कि ये मेरा समाज को कोई भी आता है बहुरूपिया की तरह और पीछे पीछे घुमाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि भोला भाला समाज इसको जैसे कहेंगे वैसे कहें। अच्छा ये बताइए कि पीला कार्ड जो बन रहा है वो अपने पार्टी का कह रहे हैं ना कि पीला कार्ड बनवा लीजिए। ये बताइए कि किस संविधान में लिखा है कि जनसुराज का कार्ड बन जाएगा तो हम ये आपको लाभ देंगे? संविधान में लिखा है वो चीज? मतलब ये कि ये बिल्कुल संविधान से हट के लोग करना चाह रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2014 में एक जुमला मिला था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और फिर एक नए जुमले वीर पैदा हो रहे हैं बिहार में, जनसुराज के प्रशांत किशोर, जो लोगों को एक कार्ड के नाम पे लुभा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो कार्ड अगर पूरी बिहार की जनता बना लेती है, पूरे बिहार के लोग बना लेते हैं, तो क्या पूरे बिहार के घर घर को जनसुराज की पार्टी लाभ दे पाएगी? और कौन सा लाभ देगी इसका तो नाम ही नहीं ले रहे, वो बस कह रहे हैं लाभ देंगे। क्या देंगे ये नहीं मालूम है। अपने घर से देंगे, वो जो लाभ आती है सरकारी आती है, या तो फिर वो फंड आएगा उसी फंड में से अपना लाभ देंगे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी जो है कभी अपना मैनिफेस्टो नहीं लाती, कोई चुनावी घोषणा पत्र नहीं लाती है, क्या कहना है आपका इसके बारे में? ऐसा क्यों नहीं है कि बसपा ऐसा क्यों नहीं करती क्योंकि अपना मैनिफेस्टो जारी करती है? देखिए, बहन जी का चुनाव लड़ने का अंदाज ही अलग है। वो उनकी जो नियम है, कानून है, वो ढिढोरा नहीं पीटती, ढिढोरा वो काम करती हैं और 12 महीना काम करती हैं। उनका सिस्टम कुछ और है। वो आप देखे भी होंगे कि लोग कहे कि बहन जी बैठी हैं, बहन जी सोई हैं, लेकिन बहन जी सोई कहाँ थी? बहन जी तो समाज को तैयार कर रही थी मजबूत से, अंदर से समाज तैयार हुआ और तैयार होने के बाद एक बार ताकत दिखा दी। और वैसी ताकत कि लखनऊ में जो भीड़ आई 8 तारीख को 9 तारीख को भोर में पूरा पार्क भर गया और 8, 9, 10 बजते बजते पूरा जितना पार्क में लोग हैं उसके डबल लोग रोड पर हैं, कोई पार्क में जा ही नहीं पाया। तो बहन जी के ताकत है, चुनाव लड़ने का ये स्टाइल है।
इसलिए बहन जी का कुछ चुनाव लड़ने का मिजाज कुछ और रहता है। समाज के लिए वो भाई देखिए वो कैडराइज हैं, समाज के बीच लगातार वो चली हैं फिरी हैं, उनको अनुभव है। ये 4 दिन से लोग आकर के पीला गमछा लेकर के, तो पीला गाड़ी बनवा करके, तो कोई नीला गमछा ओढ़ के लोग जो काम कर रहे हैं, तो लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इस देश में किस प्रकार से समाज को किस दिशा में जाना है। आप देख सकते हैं कि पिछले बिहार में जो जनसुराज की बात कर रहे हैं आप, जनसुराज एक पार्टी ऐसी है कि गांधी का फोटो लगा करके और बाबा साहब का फोटो लगा करके वो समाज को गुमराह कर रही है। ठीक है, वो हैं अपने लोग नहीं, लेकिन अपना बन करके एक मैं गाना गाया था कि हमें बेईमान लिया लूट रहे मोहे अपना बना के, कि हमें बेईमान ने लिया लूट रे, सदियों से लूटता रहा कि हमें बेईमान लिया लूट रे हो मोहे अपना बना के, बहुजन में डाल दिया फूट रे, हम मोहे अपना बनाए के। बहुजन में फूट डाल दिया, मुझे अपना बना के। तो पहले अपना बनाएंगे और फिर फूट डाल देते हैं। इसलिए उनसे सतर्क रहना है। एक ही इस देश में पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। हमारे सभी इस देश के लोगों से निवेदन है कि जितने हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी और सर्व समाज के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश की संपत्ति सुरक्षित रहे, आप चाहते हैं कि देश में शिक्षा मजबूत रहे, आप चाहते हैं कि रोजगार मजबूत रहे, आप चाहते हैं कि आपको अस्पताल बढ़िया मिले, आपका इलाज बढ़िया हो, आपका यूनिवर्सिटी खुले, तो आप एक ही पार्टी को चुनिए जिस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि मैं लगातार कहता हूँ कि उन लोगों ने लूट के खाया है हमारे समाज को। अगर मौका मिले तो आप भी लूट लीजिए थोड़ा मोड़ा, कि सबका खाना नोच के बटन दबाना सोच के, सबका खाना नोच के बटन दबाना सोच के, क्योंकि हाथी अपनी साथी है, इसके बाद सब लोग विश्वासघाती है। और दूसरी बात कि प्रत्याशी जब आते हैं तो कहते हैं कि माता जी वोट हमें को दीजिएगा, बिजली पानी सड़क सब फ्री मिलेगा। अपने बाप के घर से दोगे क्या? वो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। बिजली पानी सड़क शिक्षा ये सब अधिकार है। तुम नहीं रहोगे, दूसरा कोई रहोगे, वो भी मुझे देगा। बिल्कुल। बस वो डिपेंड करता है लागू करने के वाले जो अगला पर्सन है, और वो लागू एक ही व्यक्ति कर सकती हैं। वो लागू एक ही व्यक्ति कर सकती हैं, बहन कुमारी मायावती जी। अच्छा, आपने जो ये बात कही कि बिजली पानी की जो बात आती है, लोग कहते हैं कि हम आपको मुफ्त में देंगे, और लोग इस बात में आ भी जाते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि नहीं, वो तो हमारा अधिकार है और वो तुम ना दो, तुम्हारे बात कोई आएगा उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या यही बातें जो आज के वोटर हैं, आज का जो समाज है, इस बात को समझता है क्या? आपकी क्या नज़रिया है इस पे? देखिए, समझता है हमारा समाज, लेकिन कांसीराम साहब जी, मानवर श्री कांसीराम साहब जी बोले हमारा समाज ललुआ समाज है, भोला भाला समाज है, इसको बहला लिया जाता, फुसला लिया जाता। बाबा साहब को भी यही गांधी जी बोले कि तुम्हारे समाज को मैं खरीद लूँगा चंद पैसों पे। आज तक वही होते आ रहा, हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है। लेकिन वो समय था कि हमारे लोग नहीं बिके तो 4 बार सरकार बनी, फिर वो मौका आएगा, फिर समय, हर चीज़ का समय आता है। लेकिन बाबा साहब एक बात बोले थे। हाँ, मैं बोलने वाली हूँ। बाबा साहब बोले कि ठीक है, आप बोलें कि तुम्हारे समाज को खरीद लूँगा, भोला भाला समाज है, तो बाबा साहब बोले कि ठीक है, जब तक मेरा समाज सोया है तब तक उसे खरीद सकते हो, लेकिन जिस दिन मेरा बहुजन समाज जाग गया, तुमको गली, तुमको जिस दिन अपनी वोट की कीमत को समझ गया, हाँ, जिस दिन अपनी वोट की कीमत को समझ गया, उसी दिन आपको इतना मतलब दूर लात मारेगा कि आप कहीं दूर तक नजर नहीं आओगे। बिल्कुल तो वो वोट की कीमत को समझने की जरूरत है यहाँ पर सर। बिल्कुल। समाज जगेगा, अपनी वोट की कीमत को समझेगा, नहीं बेचेगा, अपना सरकार जब बनाएगा। वोट की कीमत को समझा मेरा समाज तो शासक बना। फिर लोग गुमराह हो रहे हैं बीच में, फिर नहीं बन रहे। जिस दिन फिर हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग सत्ता में आएंगे। अच्छा, 9 अक्टूबर में जो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई, उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान की स्थितियां कैसी हैं बसपा के लिए? क्या लग रहा है आप लोगों को? बसपा के लिए वो भीड़ देख के नहीं, बसपा की स्थिति ना पहले खराब थी, ना बीच में कभी नहीं खराब हुई है। बसपा की स्थिति तब भी ठीक थी, अभी ठीक है, बस हम कहीं गुमराह किया गया था। लेकिन अब इस 9 अक्टूबर को जो रैली हुई, जो प्रोग्राम हुई, इससे और डबल एनर्जी लोगों के अंदर भर गई। अब जब भर गई, हमारे लोग थोड़ा डिस्चार्ज हो रहे थे, बहन जी ने दोबारा चार्ज कर दिया, और लोग देख रहे हैं कि बौखलाए बहुजन समाज पार्टी की बैनर तले जो है कार्यक्रम कर रहे हैं हर जगह। तो ये मान लिया जाए क्या कि जो अभी आप कह रहे थे कि हमारे समाज को बरगला लिया जाता है, यानी ये मान लिया जाए कि अभी अपना समाज बिल्कुल अब सही लाइन पे आ गया है? देखिए, एक मामला एक और है ना यहाँ पर, कि मैंने कल प्रोग्राम में एक बात कही थी कि
कांग्रेस कहती है कि आप पंजा पे बटन दबाओ हम विजयी हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि आप हाथी छाप के सामने बटन दबा दो हम विजयी हो जाएंगे। और समाजवादी पार्टी कहती है कि आप साइकिल बटन दबाओ हम विजयी हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि आप झाड़ू बटन दबाओ हम विजयी हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी कहती है कि आप कोई बटन दबाओ हम विजयी हो जाएंगे। इसका मतलब ये आपका इशारा है ईवीएम चोर, वोट ईवीएम की चोरी पर। हाँ, तो उस पर भी थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा हमारे समाज के लोगों को और इस देश के चुनाव आयोग को। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग को क्या हम माने, देश की जनता का तो विश्वास नहीं है। विपक्ष के लोग लगातार चुनाव आयोग पर भी रूलिंग पार्टी यानी जो वर्तमान में सत्ताधारी दल बीजेपी है उससे मिले होने का आरोप लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि जो चुनाव आयोग में लोग बैठे हुए बीजेपी के ही लोग हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते, गोल मटोल जवाब देते हैं। तो आप ये कैसे रोकेंगे, वोट चोरी को कैसे रोकेंगे? यानी कि हाथी के लोग भी कहते हैं बटन दबाओ हमारा तो जीतेंगे, यानी सारी पार्टियां ये बोल रही हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कोई भी बटन दबाओ हम ही जीतेंगे। लेकिन इसको आप रोकोगे कैसे? चुनाव के बाद जिस विधानसभा में चुनाव हो रहा है, जब अपना क्लियर जब हो प्रत्याशी, जब वोट पड़ जाए बैठ जाइए वहीं झंडा गाड़ के। झंडा कैसे गड़ाएगा? लेकिन नहीं, आप एक चीज क्लियर करिए, हमारे दर्शकों को एक चीज क्लियर पता चल जाए कि वोट की जो चोरी है पोलिंग के वक्त होती है या काउंटिंग के वक्त होती है, आप ये बताएं मुझे। अभी इसी में तो गड़बड़ हो रहा है, यही तो लोगों को समझ में लगभग नहीं आ पा रहा है कि वोट का चोरी जो है उस समय होता कि किस समय होता, वही कंफ्यूजन है। मैं बताता हूँ। होता है बस। देखिए, चोर जो है ना बड़ा शातिर होता है। चोर को आप कितनों ताल लगा देंगे ना वो चोरी कर लेगा। चोरी तो बटन दबाने में भी हो रही है और उसके बाद जो ईवीएम जो चेंज होता है उसमें भी खेला है। हो सकता है कहीं मामला बन गया कि भाई वोट पड़ गया, ठीक है चलो भाई ईवीएम पे चलो, उनका दिमाग है कि ईवीएम पे हम बटन दबा रहे हैं तो जा रहा कमल के फूल पे जा रहा है, तो उनका सिस्टम है कि तुम दबाओ जिताओ, किसी को जिताना जिता दो, कोई दिक्कत नहीं, निष्पक्ष आपको ईवीएम काम कर देगी। लेकिन जब मामला जब आगे बढ़ता है काउंटिंग में तो पीछे से चेन खोदते हैं लोग, पीछे से दीवार को तोड़ करके और ईवीएम को, नया ईवीएम जो जिस पे वोट पहले से पड़ा हुआ है उसको लगा कर उसको काउंटिंग कराते हैं, जो ईवीएम जो जिसे चुनाव पड़ा था उसको हटा देते हैं लोग। ये भी सिस्टम है वहाँ पर। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद बोल्ड भारत खबर देखने के लिए और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने अतिथियों का। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोल्ड भारत चैनल पर समय देने के लिए।